हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके आजा बाबा का कोई पता नहीं है, वो अपने आप को गादी बोल रहे, साले बुल्ले की औलाद है। बच्चों का जो लगा रखा ना अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। इन पर जब आप एक टैक्स ठोक दोगे ना कि तीसरे बच्चे पे आप 2,000 रुपया दोगे, चौथे बच्चे पे 10,000 रुपया महीना दोगे, पाँचवें बच्चे पे 20,000 रुपया महीना दोगे, तो इनकी बुद्धि ना सब ध्वस्त हो जाएगी और फ्री का राशन, फ्री की हर चीज़ इनकी बंद कर दी जाएगी। फिर देखेंगे कि अल्लाह कहाँ से देगा खाने के लिए। हमारे यहाँ कांग्रेस ने जब राज किया ना तो उन्होंने यहाँ की व्यवस्था सड़ा दी। जनता अनपढ़ थी और जनता को पता नहीं था कि हम जिस नेहरू को वोट दे करके भारत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वही नेहरू, वही कांग्रेस तुम्हारा अंत कर रही है धीरे धीरे कानून बना के। कांग्रेस को जो वोट देगा समझो इस भारत की बर्बादी के लिए वोट देगा। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा। इस वक्त एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कैलाश विजयवर्गीय का कुछ ऐसा बयान है कि अगर देश में इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो 30 साल बाद गृह युद्ध जैसी स्थिति देश में बन जाएगी। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब जनसंख्या कानून, यूसीसी, इन सब चीज़ों पर बात होती है तो विपक्ष क्यों गरमा जाता है, क्यों बवाल होने लगता है, क्या देश में जनसंख्या कानून आना चाहिए कि नहीं। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तमाम जनता से उनके विचार जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज जैसा कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है कि अगर ऐसे ही देश में जनसंख्या बढ़ती रही तो 30 साल बाद देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, इस बात से कितना सहमत हैं आप? भैया ये नई बात बताए हैं। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे आप लोग देखे नहीं थे? जो लोग वोट दिए थे माइनॉरिटी के नाम पे 87% सीटें दी थी उन्होंने, ठीक है, 96% वोट दिया था। उसके बाद यहाँ मेरठ वाले और जाट वालों का एक बहुत कहानी फेमस है। बोले भैया हमने तो अलग मुल्क ले लिया, मुस्लिम लीग हमारी पार्टी है, लेकिन हम अब क्या करें, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था मालूम है आपको? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा, तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा भैया कांग्रेस में शामिल हो जाए। पर क्या बकवास करते हो, तुरंत मुस्लिम लीग का पोस्टर हटाया, पेंट लगाया, उस पर कांग्रेस लिख दिया, सारे लोग वही तो हैं। अच्छा, तो भैया एक बार वो हिस्सा ले चुके हैं, ठीक है, दोबारा आप खिलाफ फिर से तैयारी में आ गए। इसका उदाहरण अगर आपको नहीं समझ में आता तो जाके अभी हैदराबाद का देख लीजिए। ये बताइए किसी की कंट्री के काउंसलर का एक सांसद, जिसका एक सांसद हो पूरे भारत में, वो भी अपनी पार्टी का खुद सांसद हो, उससे मिलने कोई काउंसलर जा रहा है? आसान बात समझ रहे हैं। देखिए ये डीप स्टेट का एक नॉर्मल सा बिहेवियर है, वो चलता रहता है। भैया जो लोग हिस्सा लेके यहीं बस गए वो क्यों बसे हैं भैया? उनका तो सीधा है, जब तक गजवाए हिंद नहीं होगा तब तक उनको जन्नत नहीं मिलेगी, तो वो उस पर लगे हुए हैं। हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आता। अब आते हैं जनसंख्या नियंत्रण पे। भैया आप जनसंख्या नियंत्रण योगी जी ला रहे थे, क्या नियम था कि भैया आपके 2 लड़के हो जाएंगे, ठीक है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको नहीं। भैया 35 करोड़ लोग हैं, कभी उन्होंने आरक्षण की डिमांड करी? कोई ऐसी डिमांड मुस्लिम समाज ने अपने लिए करी है आज तक कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको ये चाहिए? कभी उन्होंने डिमांड करी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। एक साधारण सा लॉजिक देता हूँ आपको जनसंख्या के बारे में। उनके वहाँ 5, 6, 8, 10 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। आप एवरेज निकाल के अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया जाए, बेस मान लिया जाए, तो उसके हिसाब से सबसे बैकवर्ड और सबसे कम पढ़ी लिखी सोसाइटी अगर कोई है तो वो मुसलमानों की है। इस बात को आप भी मानेंगे, मैं भी मान रहा हूँ, ये फैक्ट है। लेकिन आप ये बताइए, उन्होंने तो कभी इस बात की डिमांड नहीं करी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमें स्कूल दे दो। भैया उनका बच्चा मदरसे में जाता है, ठीक है, पढ़ता है, काम सीखता है, 20 साल, 22 साल, 24 साल आप होके 15,000 की नौकरी के लिए ढूंढ रहे होते हैं। 25 साल में वो 4 लोगों को रोजगार दे के 20 लाख रुपए का मालिक होता है, ठीक है। आप जाके चेक कर लीजिए। तो भैया उनको ना सरकारी नौकरी चाहिए, ना उनको एजुकेशन से कोई मतलब है, उनको कोई मैटर नहीं, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, उनको स्किल सीखनी है, उनका काम करना, वो उसको कर रहे हैं। भैया आप 25 लाख दे के जाके 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। भैया एक कारपेंटर आया था बोल्ट ठीक करने का, उसने 1800 रुपये लिए थे मेरे से। तो भैया वो 1800 वाला काम सीखा हुआ वो ठीक है कि आप ग्रेजुएट हो के 2 अक्षर डिग्री उल्टी लेके जाके 15,000 के नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। आप खुद सोच लीजिए कि कहाँ फॉल्ट है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए?
आना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं वो आने नहीं देंगे। विपक्ष गर्मा क्यों जाता है इस मुद्दे पे? विपक्ष क्या, जब जो हमारे सत्ते में वही नहीं उस पर अमल कर रहे हैं, तो विपक्ष की तो काम है उंगली उठाना। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार एक आरोप विपक्ष की तरफ से कौन सा कानून लाया गया, लोकसभा में रखा गया और उसका विपक्ष ने विरोध किया, मुझे ये बताइए। उत्तर प्रदेश में कानून आया था। उत्तर प्रदेश में कानून आया, हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून आया, लागू हुआ? क्यों नहीं लागू हुआ? आप विधानसभा में आपकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, आप आराम से पारित कर सकते थे, आपने क्यों पारित नहीं किया? आप जो है सिर्फ यहाँ पे हो, उत्तर प्रदेश हो, मतलब पूरे भारत में सिर्फ वोट की राजनीति है। यहाँ आप वोट करोगे, बस जनता को मूर्ख बनाया जाता है। अभी आप देख रहे हो 69,000 का जो यूपी में वैकेंसी आई थी टेसर की 2020 में हुआ, आरक्षण के मुद्दे पे 69,000 को हाई कोर्ट डबल बेंच ने उसका आदेश रद्द कर दिया। मतलब 69,000 जो 2020 से नौकरी कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, सिर्फ अब क्या, आरक्षण की वजह से, आरक्षण की वजह से। अब उसमें सबसे ज़्यादा किसको चांस मिल रहा है? ओबीसी को। वहाँ गवर्नमेंट फेल हो गई, बाबा जी की गवर्नमेंट वहाँ फेल हो गई। उसका कारण सिर्फ यही था, अगर जो सामान्य वर्ग के लड़के हैं वो बेचारे नौकरी पा के बेरोजगार हो गए। और उन्होंने कितनी तारीख को, आज कितनी तारीख, 17 तारीख को उन्होंने मीटिंग बैठाई थी, 17 को। उन्होंने साफ कह दिया मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा हूँ। मतलब 2020 से 4 साल अगर कोई रोजगार कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब पा गया, उससे छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा आप बताइए? वो बेरोजगार होगा कि ना? बेरोजगार हो गया ना। अच्छा, देखिए, कोर्ट ने इमोशनल होकर फैसला दिया है, उसमें धांधली हुई थी ना। अगर नहीं हुई थी तो आप लोग प्रूफ कर देते भैया उसमें गलत नहीं हुआ था। तो सच्चाई है, धांधली हुई थी इसमें भाई, करप्ट। तो वही वाली बात हो गई, धांधली हुई थी और आरती उतारे। अब योगी जी आएंगे, इनकी आरती भी उतारेंगे। देखो भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे मुद्दा तो नहीं पता, पर मैंने थोड़ी सी भाई की बात सुनी ना, जैसे कर्म करेगा वैसे भोगेगा। 100 बात की एक बात, ये सिर्फ मैंने यूपी में देखा है भाई। कर्म जैसे आपकी गवर्नमेंट है, आपने वैकेंसी निकाली, ठीक है, आरक्षण का लाभ लेके जो आपने मेरिट बनाई है, उसमें दोषी कौन है? सरकारी हुई ना, कि अदरवाइज दूसरी कोई होगी? सरकार आपकी है, आपने जारी किया है, आपने जो हमारा संविधान है, अगर संविधान के हिसाब से आप चल रहे हैं, जो आरक्षण हमको मिला है उस पर सामान्य वालों को बताओ, बेचारों को निकाल दिया गया, ओबीसी वालों को ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो धोखा हुआ ना सामान्य वालों साहब। देखो, टैक्स तो सभी देते हैं ना, ओबीसी कम दे रहा है ना ये दे रहे हैं। देखो, मैं तो कहता हूँ ये जातिवादी खत्म कर देना चाहिए भाई साहब, ये जातिवाद बिल्कुल, ओबीसी ये वो पिछड़ा। इसके लिए कहीं ना कहीं पहले आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। भाई साहब, सब खत्म होगा धीरे धीरे। एक आप बात बताओ, क्या उनके हाथ पैर नहीं है क्या? वो नहीं कमा रहे? कलकत्ता में क्या चल रहा है? ओबीसी को ज्यादा दिया जा रहा है, मुस्लिम लीग को डबल वो कर दिया। क्या करा जा रहा है भाई साहब? पर कभी ना सत्ता पक्ष से इस अब आरक्षण दोषी जो पहले वाली सरकारें थी ना, जिन्होंने जातियों में बांटा, दोषी वो है जो जिसकी खुद की जाति का पता नहीं, वो जातियों की जांच कराने जा रहा है। सर एक मिनट सुनो, जिसकी खुद का जाति का पता नहीं, वो जाति जांच करवाएगा। समझ रहे हैं? जनगणना की मांग करता है हिंदुस्तान में। ऐसे लोग हैं जिसके आजा बाबा का कोई पता नहीं है, वो अपने आप को गादी बोल रहे, साले बुल्ले की औलाद। वो भी बोलते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तो यहाँ तो भैया विपक्षी गड़बड़ है। अच्छा, पर कभी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से आरक्षण को हटाने की मांग मैनिफेस्टो में नहीं होती, हमेशा उसे बढ़ाने की मैनिफेस्टो में लिखा होता है। ऐसे आरक्षण कैसे खत्म होगा? अच्छा, आरक्षण वाले है कौन, आपको पता है कौन है? आप बताइए। राहुल गांधी के जात के। अच्छा, राहुल गांधी जिसके पुरखों के निकल रहे हैं ना, उसी के ही आरक्षण जा रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, हज पे इन्होंने सब्सिडी दी हुई है जी, ठीक है। मुस्लिम लीग उस पे इनका फंड जा रहा है। मौलवियों को सैलरी किसकी जा रही है? गवर्नमेंट से। भाई साहब, मदरसे कौन बनवा रहा है? टैक्स से। तो देख लो अब आप जी, 6 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से आता है जी, 6 लाख करोड़। समझ रहे हो? जो आरक्षण की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, मैं तो कहता हूँ जातिवाद बिल्कुल ख़त्म होगा जी। आप और 2-4 साल रुक जाओ, जातिवाद बिल्कुल ख़त्म होगा और होना चाहिए। किसी के जो टैक्स दे रहा है ना भाई साहब, जो टैक्स दे रहा है, उसके दिल से पूछो एक बार, कैसे निकाल के
कोई टैक्स दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, और ये आरक्षण पे आरक्षण बढ़ाए जा रहे हैं। तो सर सब जाएगा, सब कुछ खत्म होगा। जैसे वक्फ बोर्ड का वो हो रखा है ना, ऐसे ही आरक्षण पे भी खत्म होगा। आप टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे फैसले आएंगे, क्योंकि इन्होंने 60 साल में इतनी नींव जमा दी ना, इतनी नींव जमा दी, कुछ कहने की हद नहीं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ भाई साहब। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बीजेपी नेता कैलाश जी का बयान आया है, जिस तरह से देश में जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले टाइम पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? बिल्कुल है भाई साहब। पर विपक्ष क्यों गर्मा जाता है? भाई साहब देखिए, विपक्ष कुत्ते हैं, ये इनका काम है भौंकने का। ये कुत्ते हैं, ये भौंकते हैं, इनको भौंकने दो। जो काम कर रहा है, जैसे हाथी चलता है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं, सिर्फ हाथी चल रहा है। मोदी जी अपना सीधा चल रहे हैं, कुत्ते पीछे से कितना भौंक लेंगे, थक के अपने आप हार जाते हैं। तो इसलिए भाई साहब जी। आप सहमत है जनसंख्या नियंत्रण कानून से? सहमत की बात कर रहे हो कि जरूरी है, जैसे रोटी खाना जरूरी है जीवन जीने के लिए, ऐसे ही जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है इस देश को बचाने के लिए। जिनके ज़्यादा ये सिस्टम कर रखा है, बच्चों का जो लगा रखा है ना, अल्लाह की देन है। इन पर जब आप एक टैक्स ठोक दोगे ना कि तीसरे बच्चे पे आप 2000 रुपया दोगे, चौथे बच्चे पर 10,000 रुपया महीना दोगे, 5वें बच्चे पर 20,000 रुपया महीना दोगे, तो इनकी बुद्धि ना सब ध्वस्त हो जाएगी और फ्री का राशन, फ्री की हर चीज़ इनकी बंद कर दी जाएगी। फिर देखेंगे कि अल्लाह कहाँ से देगा खाने के लिए। क्योंकि मेरे साथ तो बहुत मुसलमान हैं, क्या बात करते हैं कि अल्लाह की देन है, बच्चा पैदा करना अल्लाह की देन अपनी देन नहीं बताएंगे वो, और अल्लाह की देन बताते हैं। बच्चा पैदा करना अल्लाह की देन है। तो सबसे बड़ी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया था। देखो, इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ है, उनकी नहीं किसी जाहिल को पता, तो उन जाहिलों को मैं बता देता हूँ कि जाहिलों, उसमें लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्यों नहीं होगी? मतलब कि केवल और केवल पूजनीय योग्य अल्लाह ही है और उसका रसूल मोहम्मद है। इसके अलावा जो मानेगा किसी और को तो काफिर है। और काफिर का दिया हुआ है हदीसों में भी, कुरान में भी, कि काफिरों को जहाँ कहीं पाओ मारो काटो, उनकी संपत्ति को लूटो। और इतने पर भी कोई जाहिल नहीं समझ रहा है, हिंदू कम्युनिटी का जाहिल, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। उनको स्वयं परम पिता परमात्मा भी आएगा तो ऐसे जाहिल, ऐसे नालायक हिंदू कम्युनिटी के लोगों को या बौद्धों को या और ईसाइयों को और या सिखों को और भी या जैन हो, इन्हें कोई स्वयं परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। अच्छी तरह से सुन लो, तथा कथित सेकुलरवादी गैंगो, तथा कथित जो है का पंथ निरपेक्षवादियों, अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ कभी शांति नहीं है, ना होगी, भूतो ना भविष्यति। पर अभी जैसे आपने बताया, जहाँ इस्लाम है वहाँ शांति नहीं है, पर लगातार देश में जब से ये रेप के मामले बढ़ते आए हैं, कोलकाता वाले कांड के बाद, सबका ये कहना है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ऐसे इस्लामिक कंट्रीज जैसे देश में रेप पे कानून बन जाने चाहिए। देखो, ऐसा है, रेप के कानून का वहाँ का सिस्टम अलग है। वहाँ क्या है कि सिस्टम, हमारे यहाँ कांग्रेस ने जब राज किया ना, तो उन्होंने यहाँ की व्यवस्था सड़ा दी। यस, कहते हैं ना, कोई परिवर्तन, जो हमारी आईपीसी है उसमें इन्होंने कोई परिवर्तन कांग्रेसियों ने नहीं किया। केवल कांग्रेस ने संविधान में संशोधन हिंदुओं को खत्म करने के लिए किए। जितने भी संविधान में संशोधन कांग्रेस ने किए, वो सब हिंदुओं के खिलाफ किए, हिंदुओं का सर्वनाश करने के लिए किए। कांग्रेस ने और कोई काम संविधान में नहीं किया जो करना चाहिए था, जिससे कि लोगों को न्याय मिलता। हमारी आईपीसी आज इतने समय बाद, यानी 75 साल के बाद में हमारी आईपीसी अब बदली है, जिसे भारतीय न्याय संहिता कहते हैं। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, तुमने इस देश के लाखों लोगों को बिना न्याय के वंचित कर दिया। 25-30 साल लड़ के वो सब मर गए, परंतु न्याय नहीं मिला। तो मैं तो ये कहता हूँ, इस देश में जितनी भी समस्या है उसकी देन केवल कांग्रेस बदमाश पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस में जब से पटेल जी की मृत्यु के बाद में कांग्रेस ने एक ऐसा षड्यंत्र हिंदुओं के साथ किया कि ऐसे ऐसे कानून बनाए हिंदुओं के खिलाफ कि हिंदुओं को धीरे धीरे ख़त्म कर दो। क्योंकि मोस्टली ना जनता उस समय अनपढ़ थी, उन समय जनता अनपढ़ थी और जनता को पता नहीं था कि हम जिस नेहरू को वोट दे करके भारत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वही नेहरू, वही कांग्रेस
तुम्हारा अंत कर रही है धीरे धीरे कानून बना के। क्योंकि लोगों को तो मैं जैसा आदमी बता देता हूँ, कांग्रेस को, कांग्रेस के पापों को बताता हूँ कि कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ इतने महापाप किए। मैंने कहा कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक विरोधी हिंसा बिल तक भी लेकर आई थी। उस बिल में केवल हिंदुओं का ही दमन करने का कानून था। चाहे वक्फ बोर्ड लाई तब भी हिंदुओं का दमन करने के लाई। मंदिर और मंदिरों के खिलाफ जो एक्ट बनाए अंग्रेजों ने 3 ही कानून बनाए। इन मक्कारों ने 43 कानून हिंदुओं के खिलाफ जो है का बनाए। इन हिंदुओं को नाश करने के लिए हमारे मठ और मंदिरों पर कब्जा कांग्रेस ने कर लिया और उस पैसे से इस देश के मौलवियों को और मुल्लाओं को तनख्वाह देते हैं, उसी पैसे को दान करते हैं, उसी वक्त में दान कर दिया जाता है। तो इस कांग्रेस ने इस देश को तबाही करने के अलावा और कोई काम किया ही नहीं। मैं तो ये बता दूं, कांग्रेस ही कोई प्रवक्ता आ जाए मेरे इन प्रश्नों का जवाब दे। माइनॉरिटी बिल लेकर के आए 1992 में लेकर के ये बेईमान कांग्रेसी, और इन्होंने इतनी भारत के जो टैक्स पेयर लोग हैं उनका धन बांट दिया, ऐसे शैतानों में बांट दिया जो खुलेआम ये कहते हैं कि जो कुरान और हदीस को नहीं मानता वो काफिर है और काफिर का कत्ल कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को इस देश का धन बांटा गया। और आपको बिहार में तो दे रखा है। बिहार में अभी एक पढ़ाई हुई है, उसमें ये कहा गया कि काफिर कौन, जो अल्लाह और उसके रसूल को ना माने वो काफिर है। और काफिर की तो कुरान और हदीस में दे रखी है कि काफिर का जहाँ कहीं पाओ काफिरों को मार दो, उनकी हत्या तो कुरान की हदीस में लिखी हुई है, एक कुरान में भी लिखी हुई है, एक कुरान की हदीस में भी। अभी मेरे साथ एक सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं और इन्होंने एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे बात की, आईपीसी और बीएनएस पर। जैसे आपने बताया कि बीएनएस आने के बाद लोगों को न्याय मिलना चालू हुआ, पर लगातार जो पुराने जज हैं, वकील हैं, वो इस मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा गरमाए हुए हैं कि अचानक कानून के नंबरों को बदलने की, आईपीसी से बीएनएस करने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए ज़रूरत है कि जो जज 20-20 साल में मुकदमा की वो जज फैसला देगा, वो 2 साल में उसे हर हालत में देना पड़ेगा। एक आईओ की भी डेट बांध दी गई है कि आपको इतने समय में जो है का केस को करना ही पड़ेगा, अदालत को सौंपना ही पड़ेगा, लगानी चार्जशीट आपको दाखिल करनी ही पड़ेगी। पुलिस पैसा खा करके चार्जशीट ही नहीं लगाती थी और सालों पर साल खिंचता चला जाता था। आज अकाउंटेबिलिटी भी बनानी चाहिए इस जज के। जजों ने तो इतना मक्कारपना किया, अगर एक जज को जुकाम भी हो जाए तो 10 दिन की छुट्टी कर लेता था, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्योंकि चाहे 30 साल लगो मुकदमे में, चाहे 40 साल लगो, किसी को न्याय नहीं मिलता था। मैं तो इस देश में कांग्रेस ने देश को तबाह इसलिए किया कि कांग्रेस ने इस देश के संविधान में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की। कहीं ना कहीं बीएनएस के आने के बाद इन चीज़ों में सुधार आया है। जी बिल्कुल आया, और इसका 2 साल बाद आप रिजल्ट देख लेना बीएनएस का। इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा जब अपराधियों को इसकी सज़ा मिलेगी। 2 साल के अंदर ही उनका सारा सिस्टम तैयार हो जाएगा। अपराधियों को जब उसकी सज़ा मिलेगी तो वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएंगे और बीएनएस में और भी सुधार करना पड़ेगा, और कर रहे हैं परिस्थितियाँ बस। पर इस बदमाश कांग्रेस ने लॉर्ड मैकाले का बनाया 1860 का आईपीसी में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो 1860 में बनाया था, और सीआरपीसी 1861 में बनाई थी, वो ऐसे की ऐसी आई। और इन बेईमान कांग्रेसियों की मैं आपको क्या बदमाशी बताऊं। 1870 में जो 4-4 शादियों का प्रावधान मुसलमानों के लिए किया गया था, वो भी अंग्रेजों का बनाया 1870 का कानून भारत के संविधान में जो है का सम्मिलित कर दिया। तो किस कांग्रेस के महापापों की जितनी भी गिनती करवाऊं, जितनी भी बताऊं, उतनी ही कम है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि यदि इस देश में कांग्रेस को जो वोट देगा, समझो इस भारत की बर्बादी के लिए वोट देगा, भारत को आबाद करने। जैसे कि इस मुद्दे पे हमने एक बार पहले भी बात की थी कि आईपीसी से बीएनएस बदलने के बाद काफ़ी जज, वकील, पुलिस, इन लोगों में एक दुखी देखा जा सकता है कि किस तरह से समस्या हो रही थी। जिन नंबरों से लोग कानून को समझते थे, उसकी सज़ा को समझते थे, पर उसे ही जब दिया गया तो जज को, वकील को लगातार इन लोगों को इन चीज़ों में दिक्कत हुई थी। पर मैं आपको बता दूँ कि बीएनएस में इस बार कई नए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कहीं ना
कहीं जो आम जनता है, आम नागरिक है देश के, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि इसमें कई कानून हैं, अगर आप अपनी FIR करवाना चाहें तो आप अपने घर बैठे करवा सकते हैं। दिव्यांगजनों, महिलाएं, बच्चे, इन सभी को की FIR अगर इनसे कोई बयान लेना होगा तो वो इन्हीं के घर पे होगी। पर पहले IPC में ऐसे प्रावधान नहीं थे। इसके अलावा पहले भी ऐसे कई कानून थे कि शादी के झूठे वादे या फिर ऐसी चीज़ें वो IPC में नहीं थे, पर BNS में लाए गए। पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अभी भी दुखी देखा जा सकता है जज को, वकील को। और जिस तरह से आज हमने BJP नेता के बयान पे चर्चा की, क्या देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना ज़रूरी है कि नहीं है, क्यों विपक्ष गरमा जाता है ऐसे कानूनों के आने पर। अगर आपकी इस पे कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका इसी प्रश्न पे, इसी सवाल पे कोई जवाब हो या कोई आप सवाल हमसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिए। और इसी तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।